गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ शाहजहाँ खातून। स्टूडेंट, आज हम यूनिट ई फर्स्ट एड एंड रेफरल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एड एंड रेफरल सिस्टम में चैप्टर नीड फॉर फर्स्ट एड स्टार्ट करेंगे। टॉपिक प्राथमिक उपचार के नियम और फर्स्ट एड किट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एड किट की स्टडी करेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। उस आपातकाल में पड़े हुए व्यक्ति की जान बचाने के लिए हम आसपास के किसी भी प्रकार के वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। यानी जो भी व्यक्ति के पास आसपास जो भी कुछ होता है, या मान लिया कहीं पे किसी पेशेंट का कहीं कुछ कट हो गया है तो उसके खून को रोकने के लिए कोई कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पे, तो किसी कपड़े से ही जो हमारे पास अवेलेबल होता है उसको बांध देते हैं जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। जो भी मतलब अवेलेबल होता है वहाँ पे वो कर सकते हैं, जिससे जल्द से जल्द उसको आराम मिल सके। अस्पताल ले जाते समय इमरजेंसी के समय क्या करना चाहिए, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह जानना है क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत चिकित्सा से उस व्यक्ति विशेष की जान जाने का खतरा बढ़ सकता है। मीन्स कि आपको फर्स्ट एड का सही तरीका मालूम होना चाहिए, नहीं तो पेशेंट को रिस्क हो सकता है। तो फर्स्ट एड किन किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है, आपने देखा होगा। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को किसी जानवर ने काट लिया, तो बहुत सारी कंडीशन होती हैं फर्स्ट एड देने की। चलिए देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य। प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य है? घायल व्यक्ति का जान बचाना, बिगड़ी हालत से बाहर निकालना, तबीयत के सुधार में बढ़ावा देना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं प्राथमिक चिकित्सा का नियम। अब चलिए हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। इसमें है फर्स्ट एयरवे, श्वास नली के जांच। तो जो प्राथमिक चिकित्सा का नियम है वो ये है कि सबसे पहले श्वास नली की जांच करेंगे पेशेंट की। श्वास नली में रुकाव खासकर बेहोश लोगों की जीभ के कारण हो सकता है। बेहोशी के बाद मुंह के मांसपेशियों में ढीला पड़ने के कारण जीभ गले के पीछे भाग में गिर जाता है, जिससे श्वास नली ब्लॉक हो जाता है। जो भी बेहोश व्यक्ति होता है, जो भी बेहोश हो जाता है, तो जीभ क्या होती है उसके पीछे की तरफ जो जाके गले में फंस जाती है, जिससे श्वास नली ब्लॉक हो जाता है। श्वास नली की जांच करने के लिए सबसे पहले अपनी उंगलियों की मदद से जीभ को उसकी जगह पर खींच लाएं। आप उसके पश्चात यह सुनिश्चित कर लें कि श्वास नली में किसी प्रकार का रुकाव ना हो। तो सबसे पहले एयरवे चेक करना होता है। जीभ अगर पीछे की तरफ अगर फंस गई हो गले में, तो उसको अपने उंगलियों की मदद से उसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद से आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट ब्रीदिंग कैसे चेक करते हैं? ब्रीदिंग सांस की जांच करते हैं। सबसे पहले अपने कान को घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जाकर सुने। अपना कान जो होता है घायल व्यक्ति के मुंह के पास करते हैं, जिससे अगर वो सांस लेता है तो हमें गर्मी महसूस होती है। छाती को ध्यान से देखें, पेशेंट की छाती को ध्यान से देखें कि ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। अगर वह सांस नहीं ले रहा हो तो उसी समय माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन चालू करें। अगर सांस नहीं ले रहा होता है तो मुंह से रेस्पिरेशन देते हैं, जिससे घायल व्यक्ति को पीठ के बल लिटाकर उसके मुंह को खोलकर अपने मुंह से हवा भरा जाता है। तो ये प्रोसेस ब्रीदिंग जो भी पेशेंट होता है उसकी ब्रीदिंग को इंड्यूस करने के लिए ये करते हैं। माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देते हैं, मीन्स मुंह से अपने सांस भरते हैं। सर्कुलेशन। नंबर 3 है सर्कुलेशन, रक्त संचार की जांच।
पेशेंट की रक्त संचार की जांच कैसे करेंगे। अब बारी है रक्त संचार की जांच करने की। सबसे पहले घायल व्यक्ति के नाड़ी की जांच करें। घायल व्यक्ति जांच करने के लिए कैरोटिड आर्टरी को ढूंढें। यह आर्टरी गर्दन के कोने में कान के पीछे होती है। आप अपनी उंगलियों को वहां रखकर जांच कर सकते हैं। पल्स की जांच करने के लिए 5 to 10 सेकेंड लगती है। अगर उस व्यक्ति के दिल की धड़कन चल रही हो तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन चालू करें। अगर दिल की धड़कन ना चल रही हो तो बिना देरी किए CPR देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सर्कुलेशन चेक करते हैं पेशेंट का। तो इसमें कैरोटिड आर्टरी ढूंढते हैं। कैरोटिड आर्टरी जो है गले के पास होती है और जो कि कान के नीचे होती है जस्ट। तो उस कैरोटिड आर्टरी से चेक करते हैं अपने फिंगर से कि पल्स जो है वहाँ पे मिल जाती है, बहुत तेज़ी से चलती है। तो अगर पेशेंट की पल्स चल रही होती है तो वहाँ से पल्स महसूस हो जाती है कि हाँ पेशेंट का जो है हृदय काम कर रहा है। अगर पेशेंट का पल्स चल रहा होता है तो उसको बचाने के लिए माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं। मुंह के द्वारा सांस दिया जाता है आर्टिफिशियली, जिससे पेशेंट की कंडीशन में सुधार आ सके। और रेस्पिरेशन देने के बाद कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन चालू करें। मीन्स रेस्पिरेशन दिया माउथ टू माउथ, उसके बाद से CPR देते हैं, यानी कि पेशेंट के हार्ट को दबाया जाता है। इसमें एक बार मुंह से हवा देने के बाद मरीज के दिल के ऊपर हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से 4 बार दबाएं। जब तक घायल व्यक्ति अपने आप सांस नहीं लेता, यह काम दो व्यक्ति होने पर और भी सही प्रकार से होता है, क्योंकि इससे एक व्यक्ति माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देता है तो दूसरा CPR करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो जो है रेस्पिरेशन दिया जाता है, यानी कि माउथ टू माउथ सांस दी जाती है पेशेंट को। उसके और दूसरा व्यक्ति जो होता है, 2 व्यक्ति होने पे बहुत ही अच्छे से CPR दिया जा सकता है। तो एक व्यक्ति क्या होता है, पेशेंट के दिल को अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर प्रेस करता है, 4 बार दबाता है। ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि पेशेंट की अपने आप से पेशेंट सांस ना लेने लगे, ये तब तक करते हैं। अब हम देख लेते हैं प्राथमिक चिकित्सा के समय स्वयं को इन्फेक्शन से बचाएं। फर्स्ट एड के दौरान आपको इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए आपको घायल व्यक्ति के किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो और आपसे भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन उस घायल व्यक्ति को ना हो। इसलिए अच्छे से हाथ को धोएं और ग्लव्स का उपयोग करें जिससे क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। जब भी आप फर्स्ट एड दे रहे हों तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि उस घायल व्यक्ति से आपको इन्फेक्शन ना हो और आपसे उसको इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए आपका हाथ का धोना ज़रूरी है, ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। अब चलिए देखते हैं फर्स्ट एड किट के बारे में। फर्स्ट एड किट क्या होता है, इसमें क्या क्या रखा जाता है। तो फर्स्ट एड किट जो है वो एक बॉक्स में बनाया जा सकता है, पेटी में बनाया जा सकता है, बैग में बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट एड किट ये सारी चीज़ों में, कई सारे चीज़ों में बनाया जा सकता है। उसमें बहुत ही एसेंशियल चीज़ें रखी जाती हैं। चलिए देखते हैं। एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन इक्विपमेंट किट, इसमें क्या रखते हैं, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन इक्विपमेंट किट। तो यानी कि सांस के लिए और सर्कुलेशन के लिए किट में क्या क्या रखते हैं, चलिए देखते हैं। मुंह के लिए मास्क, पॉकेट मास्क रखा जाता है, यानी कि पेशेंट को जब भी रेस्पिरेशन देना हो तो उस मास्क को लगाकर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं। चेहरे के लिए शील्ड, फेस शील्ड दिया जाता है चेहरे के लिए, जिससे कि पेशेंट से या पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। रक्त दाब मापी, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, इमरजेंसी फ़ोन नंबर। तो ये सारा जो है ये ABC किट में आता है।
घरेलू प्राथमिक चिकित्सा किट या पेटी में ये चीज़ें भी होनी चाहिए। स्पिरिट या अल्कोहल, बैंडेड, रुई के स्वैब, आयोडीन लोशन, बैंडेड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप घरेलू चिकित्सा किट जो बनाते हैं उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये है फेस शील्ड। यहाँ पे आपके डाउट रहे होंगे फेस शील्ड क्या है, तो यहाँ पे ये है फेस शील्ड। ये फेस शील्ड है एंड ये है पॉकेट मास्क। ये पॉकेट मास्क है, इसके द्वारा पेशेंट में सांस भरा जाता है जिससे कि आपको इन्फेक्शन भी नहीं होगा और आपसे पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होगा। आघात या चोटों के लिए किट, ट्रामा किट, ट्रामा या इंजरी किट। यानी कि चोटों के लिए क्या क्या रखा जाता है फर्स्ट एड में। चोट लगना, खून निकलना, हड्डी का टूटना या जल जाने का सामग्री फर्स्ट एड किट में होना बहुत आवश्यक है। इसमें बहुत सारे बैंडेड और ड्रेसिंग सामान का होना ज़रूरी होता है, जैसे चिपकने वाली पट्टियाँ, एडहेसिव बैंडेड, चिपकने वाली पट्टियाँ होनी चाहिए, जैसे बैंडेड, स्टिकलिंग प्लास्टर, मीन्स कहीं भी माइनर कट पिट हो तो वहाँ पे क्लीन करके जो है एडहेसिव टेप को लगा सकते हैं। मॉलिस्किन, छाले या उपचार या रोकथाम के लिए मॉलिस्किन जो होता है वो छाले के उपचार के लिए रखा जाता है। ये ऑइंटमेंट होता है। ड्रेसिंग की सामग्री, जीवाणु रहित घाव पर सीधे लगाने के लिए, अजीवाणु कीटाणु रहित आँख के लिए पैड, स्टेराइल आई पैड, अजीवाणु गॉज पैड, यानी कि ये सारी चीज़ें होती हैं। आँख के लिए जो है वो अलग पैड बना के रखा जाता है। स्टेराइल गॉज पैड होता है कि कहीं भी कुछ भी किसी तरह का उंड हो, घाव हो तो उस पर लगाया जा सके क्लीन करके। बैंडेड होना चाहिए। रोलर बैंडेज, गॉज रोलर बैंडेज, घाव को जल्द से जल्द सूखने के लिए ये होता है रोलर बैंडेज। इलास्टिक बैंडेज, मांसपेशियों में खिंचाव और प्रेशर पड़ने पर ड्रेसिंग में उपयोगी। जो इलास्टिक बैंडेज होता है तो मांसपेशियों में अगर खिंचाव हो जाता है तो इलास्टिक बैंडेज लगा दिया जाता है, जिससे वहाँ पे जो खिंचाव है उसको कम किया जा सकता है। जल रोधक बैंडेज, वाटरप्रूफ बैंडेजिंग। जल रोधक बैंडेज यानी वाटरप्रूफ बैंडेजिंग। वाटरप्रूफ बैंडेज आता है जिससे कि अगर कहीं वाटर लगने का भी वो होता है, लगता है भी, तो उस पर घाव पे वाटर नहीं जाता है। नेक्स्ट, त्रिकोणी पट्टियाँ यानी ट्रायंगल बैंडेजेस। ट्रायंगुलर बैंडेजेस होती है यानी कि तिकोनी पट्टियाँ होती हैं। टूनिकेट, जल्द से जल्द बहाव को रोकने के लिए तिकोनी पट्टियाँ लगाई जाती हैं। बैंडेड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कौन सी पट्टियाँ किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। बटरफ्लाई क्लोजर स्ट्रिप्स, बटरफ्लाई क्लोजर स्ट्रिप घाव के लिए डीप जो होता है, उंड होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये बटरफ्लाई शेप का होता है। बिना साफ़ किए घाव के लिए सेलाइन, ये जो होती है बटरफ्लाई क्लोजर स्ट्रिप, ये बिना साफ़ किए हुए घाव, यानी कि अगर पेशेंट का डीप इंजरी हो गया है तो वहाँ तक साफ़ नहीं किया जा सकता, तो ये इस टाइप की जो है बटरफ्लाई स्ट्रिप जो होता है, ये एक टाइप का वो होता है बैंडेज जो होता है प्लास्टर। आगे ये प्लास्टर होता है, इसको लगा देते हैं वहाँ पे। सेलाइन, घाव को धोने के लिए या आँखों से गंदगी निकालने के लिए सेलाइन रखा जाता है। सोप, घाव को साफ़ करने के लिए सोप का यूज़ किया जा सकता है।
जले हुए घाव के लिए ड्रेसिंग, ठंडे जेल पैक, कैंची, सीजर, ये सारे सामान जो होते हैं वो फर्स्ट एड में रखे जाते हैं। अब हम देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए ज़रूरी दवाइयाँ। इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ होनी ज़रूरी है। दर्द को दूर करने वाली दवाइयाँ जैसे डाइक्लोफेनेक, एसिलोफेनेक, पैरासीटामोल इत्यादि। दिल का दौरा पड़ने पर आराम के लिए दवाइयाँ जैसे एस्पिरिन, सॉर्बिट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन इत्यादि। ये हार्ट पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ये सारी दवाइयाँ होनी चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जैसे नियोस्पोरिन, एलोवेरा जेल, क्लोबेटसोल इत्यादि, ये एंटीबायोटिक होना ज़रूरी है। घाव साफ़ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन जैसे डेटॉल, सेवलान, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इत्यादि, ये सारे घाव साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। अस्थमा के रोगियों के लिए दवाइयाँ जैसे अस्थलीन इन्हेलर, डेरिफाइलिन, साल्ब्यूटामॉल इत्यादि, ये अस्थमा के लिए होनी चाहिए। दस्त रोकने के लिए दवाइयाँ जैसे ओफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाज़ोल, लोपेरामाइड, लैक्टिक एसिड, बैसिलस, ORS इत्यादि, ये सारी होनी चाहिए। डायरिया के लिए, उल्टी के लिए दवाइयाँ जैसे मेटक्लोप्रोमाइड, ओंडासेट्रान इत्यादि। अब देखते हैं घाव या चोट का इलाज कैसे किया जाता है। तुरंत अस्पताल पहुंचाएं अगर ज़्यादा चोट लग गई हो, ज़्यादा गंभीर हो तो। अगर घाव बहुत गहरा हो, खून बहुत ज़्यादा बह रहा हो, 10 मिनट के बाद भी ना रुक रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाएं तुरंत। नंबर 1, सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकें। चोट की जगह पर किसी कपड़े, रुई की मदद से ज़ोर से दबा कर रखें जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाए। कहीं भी किसी को भी चोट लग गया हो तो उसको वहाँ पर कपड़े या रुई की मदद से, जो भी अवेलेबल हो, उसको दबा कर रखें जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाए। नंबर 2, घाव को साफ़ करें। चोट या घाव को साबुन या गुनगुने पानी से धोएं। कटे हुए और खुले हुए घाव में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना डालें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो यूज़ किया जाता है घाव को धुलने के लिए, उसको कटे या खुले हुए घाव के लिए यूज़ ना करें। चोट पर एंटीबायोटिक मरहम लगाएं और बैंडेज बांध दें। आगे की चिकित्सा के लिए घायल व्यक्ति को नज़दीकी चिकित्सालय या अस्पताल ले जाएं। हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार। हड्डी कई कारणों से टूट सकती है, जैसे किसी खेल के समय या किसी और दुर्घटना के कारण। कभी कभी हड्डी टूटना जानलेवा भी हो सकता है। हड्डी टूटने के लक्षण कैसे पता चलेगा आपको कि हड्डी टूट चुकी है। चोट की जगह को छूने और हिलाने पर अगर दर्द हो, चोट की जगह पर सूजन शून्य हो जाना या नीला पड़ जाना, पैर काम ना दे रहा हो, उठाने में प्रॉब्लम हो, यानी कि जहाँ पे भी हड्डी टूटी हो वहाँ का बॉडी काम ना कर रहा हो, उठाने में या प्रॉब्लम हो, खासकर जब कंधे और पैर के जोड़ों के में चोट लगी हो, अगर हड्डी चमड़ी के नीचे उभरी हुई हो, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम थे। हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप कैसे करते हैं। हड्डी टूटने पे ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड कैसे देते हैं। नंबर 1, अगर आदमी बेहोश हो तो सबसे पहले ABC रूल फॉलो करें, यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को चेक करेंगे। नंबर 2, अगर कहीं खून निकल रहा हो तो पहले ब्लीडिंग को बंद करने की कोशिश करें। नंबर 3, अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा हो तो पहले उससे सदमे के लिए प्राथमिक चिकित्सा दें और आराम से बात करें, साथ ही सांत्वना दें। यानी कि अगर किसी भी तरह का सदमा हो तो उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दें पेशेंट के, जिससे उसको काफ़ी रिलीफ होगा। नंबर 4, अगर आपको दिखा कोई हड्डी टूट गया हो तो उस हड्डी को सीधा करके नीचे एक गत्ते या लकड़ी का तख्ता देकर मजबूती से बैंडेज बांध दें। अब चलिए देखते हैं बिजली का झटका लगने पर क्या करें। इलेक्ट्रिक शॉक के लगने पर खतरा करंट के वोल्टेज के हिसाब से होता है, यानी कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होता है उतना गंभीर शॉक लगता है।
इलेक्ट्रिक शॉक इतना ख़तरनाक हो सकता है कि इसमें अंदरूनी शरीर जल भी सकता है। यह पूरी तरीके से जानलेवा है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर इस प्रकार के लक्षण आप देख सकते हैं। अत्यधिक शरीर का जलना, उलझन में पड़ना, सांस लेने में मुश्किल, हार्ट अटैक, मांसपेशियों में दर्द, दौरा पड़ना, बेहोश हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप चलिए देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बिजली के स्रोत को बंद करें। अगर ना हो सके तो किसी सूखी लकड़ी, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बिजली के स्रोत को घायल व्यक्ति से दूर करें। तो घायल व्यक्ति के अगर आसपास में करंट लगा है, वहाँ पे कनेक्शन का वो है, तो उसको सबसे पहले स्विच को निकाल देंगे, जिससे कि बिजली जो है वो कट जाए। या फिर अगर ना हो सके, काफ़ी दूरी पे पेशेंट है, तो सबसे पहले उसको लकड़ी की मदद से, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों, लोहे को छोड़ करके लकड़ी की मदद से, प्लास्टिक के बोर्ड की मदद से उसको तार को हटाएं और उस सोर्स से मरीज़ को दूर ले जाएं। अगर आदमी होश में ना हो, ABC रूल फॉलो करें। अगर आदमी बेहोश हो गया हो तो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन चेक करें। चोट लगे हुए स्थान पर बैंडेड लगाएं और जले हुए स्थानों को साफ कपड़े से ढक दें। जल्द से जल्द मरीज को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाएं। तो ये सारे जो होते हैं ये फर्स्ट एड होते हैं। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जल जाने पर उपचार। अब देखते हैं जल जाने पर आप क्या कर सकते हैं। आप कई प्रकार से जल सकते हैं। गर्मी से, आग से, रेडिएशन से, सूर्य किरण से, रासायनिक पदार्थ से और गर्म पानी से। बर्न या जलने को 3rd डिग्री में विभाजित किया जा सकता है। तो आप कई प्रकार से जल सकते हैं। चलिए देखते हैं। 1st डिग्री बर्न, इसमें 3 डिग्री में जो बर्न या जलन होता है उसको 3 डिग्री में विभाजित किया जाता है। 1st डिग्री बर्न, इसमें चमड़ी का ऊपरी भाग लाल हो जाता है और दर्द भी बहुत होता है। थोड़ा सूजन आता है और त्वचा को छूने से सफ़ेद हो जाता है। जला हुआ त्वचा 1-2 दिन में निकल जाता है। इसमें घाव 3 से 6 दिन में भर जाता है। तो जो 1st डिग्री बर्न होता है, बर्न 3 टाइप का होता है, 1st डिग्री, 2nd एंड 3rd डिग्री। तो 1st डिग्री का बर्न जो होता है, इसमें चमड़ी का ऊपरी भाग लाल हो जाता है, यानी चमड़ी जल जाती है और त्वचा जो है 1-2 दिन में निकल जाता है, तो वाइट दिखता है। 3 से 6 दिन में घाव भरता है इसमें 1st डिग्री में। 2nd डिग्री बर्न, इसमें त्वचा थोड़ा मोटे आकार में जल जाता है। इसमें दर्द बहुत होता है और फफोले या छाले निकल जाते हैं। इसमें त्वचा बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है और सूजन भी आता है। इसमें घाव 2-3 हफ्ते में भर जाता है। मीन्स 2nd डिग्री जो बर्न होता है, इसमें क्या होता है, मोटे आकार में त्वचा जो होती है वो जल जाती है, इसमें फफोले निकल आते हैं। इससे पता चलेगा आपको कि 2nd डिग्री बर्न है। और 1st डिग्री बर्न में क्या होता है, जो त्वचा होती है वो सुपरफिशियली, यानी ऊपरी जो त्वचा होती है वही जलती है सिर्फ। 3rd डिग्री बर्न, इसमें त्वचा के तीनों लेयर जल जाता है। इसमें जला हुआ त्वचा सफ़ेद हो जाता है। ऐसे में दर्द कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स डैमेज हो जाता है। इसमें घाव भरने में बहुत समय लगता है। तो 3rd डिग्री बर्न क्या होता है, इसमें जो होता है पेशेंट की जो तीनों लेयर्स होती हैं वो उसमें क्या होता है कि वो न्यूरॉन्स भी डैमेज हो जाते हैं। डीप बर्न हो जाता है इसमें 3rd डिग्री में, और इसमें पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। और 2nd डिग्री में क्या होता है, बहुत दर्द होता है। 1st डिग्री और 2nd डिग्री में दर्द होता है, और इसमें क्या होता है, दर्द नहीं होता है, और इसमें घाव को भरने में बहुत टाइम लगता है। जल जाने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप, इसमें क्या स्टेप होता है इसके।
फर्स्ट डिग्री बर्न, अगर पेशेंट का फर्स्ट डिग्री बर्न है तो जले हुए जगह को 5 मिनट तक पानी में डुबोकर ठंडा कीजिए, इससे सूजन और जलन कम हो जाएगा। तो जो भी फर्स्ट डिग्री का बर्न है उसमें पेशेंट के हाथ को या जहाँ पे भी हो उसको 5 मिनट तक डुबोकर रखें। सेकेंड पॉइंट, एलोवेरा क्रीम या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाएं। एलोवेरा क्रीम जो फर्स्ट एड में आपके रखा होता है या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जैसे सोफ्रामाइसिन और बहुत सारे आते हैं ऑइंटमेंट जो होते हैं, उसको लगा दें जले हुए स्थान पर। हल्के से बैंडेड बांधें, जो भी जला हुआ है उस पर हल्के से बैंडेड बांधें। दर्द कम करने वाली दवाइयाँ खाएं। जले हुए जगह को 5 मिनट तक पानी में डुबाकर ठंडा कीजिए, इससे सूजन और जलन कम हो जाएगा। एलोवेरा क्रीम या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाएं, हल्के से बैंडेड बांध दें। अब चलिए देखते हैं सेकेंड डिग्री बर्न। जले हुए जगह को 15 मिनट के लिए पानी में डुबाकर ठंडा कीजिए, जिससे जलन कम और सूजन भी कम होगा। सेकेंड डिग्री में 15 मिनट के लिए पानी में डुबा कर रखा जाता है। उसके बाद एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं, प्रतिदिन नया ड्रेसिंग करें, दर्द कम करने वाली दवाइयाँ एंटीबायोटिक खाएं। थैंक यू।